Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 26. Research methodology. G. Chapter 12. Topic of chapter 12 is factors affecting the inference draw from a sample. हम सैंपल से जो इन्फ्रेंस ड्रा करते हैं, जो हम लाइक मीन, जो हम पॉपुलेशन के लिए डिसीजन बनाते हैं, तो ऑन द बेस ऑफ मीन इन चीज़ों पे, तो वो इन्फ्लुएंस क्या हम ड्रा सैंपल से करते हैं, वो इफ़ेक्ट होता है डिफरेंट फैक्टर्स से। लेकिन वो फैक्टर इन्होंने दो इधर बताए हुए हैं, मेन 2 फैक्टर इन्होंने एक्सप्लेन किया है अकॉर्डिंग टू दिस बुक के इन्फ्लुएंस द डिग्री ऑफ सर्टिनिटी के बारे में। जो हम इन्फ्लुएंस ड्रा करते हैं, इन्फ्लुएंस ड्रा करने के लिए 2 फैक्टर्स सर्टन यकीनी बनाना पड़ता है। द फर्स्ट वन क्या हमारे पास कि द साइज ऑफ सैंपल एक कि जितना भी आप लार्ज सैंपल सेलेक्ट करते हैं, तो इतना वो क्या होगा, जितना भी आप लार्ज करते हो तो वो ज़्यादातर क्या होगा, मोर सर्टन यकीनी आंसर देगा, यकीनी वो नज़दीक होगा उसका मीन किसके करीब, पॉपुलेशन के करीब। जो हमने पहला प्रिंसिपल भी इसमें सेकंड प्रिंसिपल पढ़ा। एज द रूल लार्जर द साइज सैंपल मोर द एक्यूरेट द फाइंडिंग। अब अगर सैंपल साइज़ बड़ा होगा तो हमारे पास जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेट क्या होगा तब, फिर रिज़ल्ट क्या होगा। जितना आपके पास सैंपल साइज़ बड़ा होगा, इतनी एक्यूरेसी या एक्यूरेट द फाइंडिंग होंगे, रिज़ल्ट होंगे, आउटकम होंगे। इसके बाद द सेकंड वन कि हम जो इसी फाइंडिंग जो हमने एक्यूरेट फाइंडिंग या हमारे पास जो फाइंडिंग आई हैं, वो एक्सटेंड करते हैं द एक्सटेंट किसके लिए एक्सटेंड करते हैं, ऑफ द वेरिएशन, जो वेरिएशन है इन द सैंपल इन द सैम्पलिंग पॉपुलेशन। अब हम जो सैम्पलिंग कर रहे हैं उसके बेस पे हम पॉपुलेशन के लिए फिर जर्नलाइज करना चाहते हैं। अब अगर ज़्यादातर वेरिएशन हो हमारे पास पॉपुलेशन में विद रिस्पेक्ट टू अंडर करेक्टरिस्टिक्स, उनके करेक्टरिस्टिक बेस पे, तो हमारे पास क्या होगा फॉर ए गिवन सैम्पल साइज, तो हमारे पास क्या होगी कि अगर वेरिएशन ज़्यादा है तो अनसर्टिनिटी हमारे पास क्या होगी, द ग्रेटर अनसर्टिनिटी। फिर अनसर्टिनिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा होगी, अनसर्टेनिटी तो अनसर्टेनिटी होगी। और यही बात अगर हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं तो हमारे पास फिर क्या होगा कि ग्रेटर होगा, क्या हमारे पास ग्रेटर होगा, स्टैंडर्ड जो डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। या इसको और वर्डिंग में हम फिर कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड एरर है वो हमारे पास क्या है, उस गिवन मॉडल का वो बहुत हाई वैल्यू है, हाई एस्टिमेट है। तो इस वजह से हम फिर हमारे पास क्या होगा, अनसर्टिनिटी ज़्यादा होगी। अब अगर हमारे पास पॉपुलेशन, द सेकंड पॉपुलेशन क्या, अगर हमारे पास पॉपुलेशन होमोजीनियस हो, करेक्टरिस्टिक सेम हो ज़्यादातर, अगर हेट्रो ना हो, हेट्रोजीनियस ना हो, होमोजीनियस हो, ज़्यादातर हमारे पास सेम करेक्टरिस्टिक्स बेस पे हो, तो हमारे पास क्या होगी कि अगर सैम्पल साइज़ हम स्मॉल भी लेते हैं, स्मॉल सैम्पल साइज़, वो हमारे पास एक्यूरेट या गुड एस्टिमेट वैल्यू दे सकता है। बट अगर हेट्रोजीनियस हो, डिसिमिलर हो या डाइवर्सिफाइड हो, तो अगर आप बहुत लार्ज सैंपल ऑब्टेन करते हो, लेते हो, तो सेम लेवल ऑफ एक्यूरेसी फिर भी नहीं दे सकता जितना आप
पॉपुलेशन से अचीव करते हो। लेकिन अब जितना सैम्पल साइज़ बड़ा होगा, चांस ऑफ एक्यूरेसी ज़्यादा होगी इन हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। अगर हमारे पास एक सिचुएशन इन्होंने ये लिखा हुआ है कि हमारे पास पॉपुलेशन के जितने भी एलिमेंट हैं वो आइडेंटिकल हैं, सब एग्जैक्ट सेम है, आइडेंटिकल, देन हम अगर एक ही को सेलेक्ट करते हैं और उससे मालूम करते हैं तो वो एक्यूरेट आंसर या एस्टिमेट आएगा हमारे पास। इसके बाद अगर एज अ रूल देखते हैं कि अगर हायर वेरिएशन हो पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक में, देन हमारे पास अनसर्टिनिटी क्या होगी, उस सैम्पल की बहुत ज़्यादा होगी। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है किस चीज़ का, एम इन सेलेक्टिंग अ सैम्पल। अब जब हम कोई भी सैम्पल सेलेक्ट करते हैं क्वालिटेटिव में स्टडी में, तो हमारा मेन एम क्या होता है, मकसद क्या होता है कि हम अचीव कर लें एक्यूरेसी या एक्यूरेट और करेक्ट और प्रिसिशन ऑफ द इन योर एस्टिमेट्स, जो आप एस्टिमेट करना चाहते हैं विद द सैम्पल साइज, और हम अवॉइड करना चाहते हैं किस चीज़ को, बायसनेस को सेलेक्टेड पॉपुलेशन बेस पे। और इसी तरह अगर बायस को हम क्या करते हैं, बायस अकर करता है सैम्पल साइज़ के सिलेक्शन में, देन हमारे पास क्या होता है, वो बेस किस चीज़ पे करता है कि हमने सैम्पल नॉन रैंडम मेथड से सेलेक्ट किया, अगर हमने सेलेक्ट किया कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, तो हमारे पास क्या आता है, उस वजह से कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, तो उस वजह से इन्फ्लुएंस आता है ह्यूमन चॉइसेस का। इसी तरह हम अगर द सैम्पलिंग फ्रेम भी डिपेंड करता है, आप जिस सैम्पलिंग फ्रेम भी डिपेंड करता है, इफ़ेक्ट करता है कि आप जो पॉपुलेशन ले रहे हो या जिससे आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो पॉपुलेशन सैम्पल, तो उसमें भी बायस आ सकता है, या वो सैम्पल जो पॉपुलेशन को एक्यूरेट या कम्प्लीटली कवर नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ आपने जो चूज़ किया हुआ है। इसी तरह द लास्ट वन कि जो पॉपुलेशन है या जो सैम्पल पॉपुलेशन है, सैम्पलिंग पॉपुलेशन है, वो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको फाइंडिंग या जो आप चाहते हो, आप फाइंड करना चाहते हो, वो रिफ्यूज़ कर दे टू कोऑपरेट, वो कोऑपरेट आपसे ना करें। तो इस वजह से भी हमारे पास फिर क्या होता है कि ये इशू आ सकते हैं इन द सेलेक्टिंग आ सैम्पल। लेकिन हमारा सैम्पल जो सिलेक्शन एम है वो क्या कि हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल। और इसके बाद हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के कौन से टाइप्स हैं। तो हमारे पास टाइप में अब हमारे पास मेन क्या 3 टाइप्स हैं। वो फर्स्ट है नॉन रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सेकंड नॉन रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पल, एंड थर्ड वन मिक्स सैम्पल। थर्ड वन मिक्स सैम्पल में क्या है, हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो करते हैं वो उसमें मिक्स सैम्पलिंग यूज़ होता है। इसी तरह अगर नॉन रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास कोटा आता है, जजमेंटल वो आता है, क्या हम कुछ लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस कि उनका एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू दैट इवेंट्स, तो उनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इंसिडेंटल सैम्पलिंग करते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग करते हैं, एंड द लास्ट वन एक्सपर्ट सैम्पलिंग। तो ये नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल में है। और इसी तरह अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग में कौन कौन से, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। फिर हमारे पास जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है वो सब डिवाइड हो रहा है हमारे पास
टू में एक है प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सेकंड डिसप्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसी तरह क्लस्टर जो सैम्पलिंग है वो डिवाइड होता है इन टू वे। फर्स्ट है कि सिंगल स्टेज, और सिंगल स्टेज फिर उसमें कन्वर्ट होता है डबल स्टेज और मल्टी स्टेज। तो ये क्या हमारे पास डिफरेंट वे हैं ऑफ सैम्पलिंग, टाइप हैं ऑफ सैम्पलिंग, और कौन से किस डेटा के लिए, ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए ये सैम्पलिंग मेथड्स हैं। अब जो फर्स्ट वो है हमारे पास कौन सा था, रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और ये बहुत इजी वे में बयान भी कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी और रैंडम वो क्या, ये डिज़ाइन क्या करता है, ये डिज़ाइन असल डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कि हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है, ईच एलिमेंट हैव इक्वल चांस ऑफ अक्कर्स। हर एक एलिमेंट का उस पॉपुलेशन में इक्वल चांस होता है किस चीज़ का, सिलेक्शन का। तो इक्वल इम्प्लाइज वो प्रोबेबिलिटी बेस पे सेलेक्ट करते हैं हम पॉपुलेशन में कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर डेस्क या कॉइन आप टॉस करते हो, तो कॉइन में हमारे पास 1/2 चांस है, 50% चांस है हेड एंड टेल का, 50 एंड 50% चांस ऑफ हेड एंड टेल। तो ये बेस किस चीज़ पे करता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी कि हर एक चीज़ के लिए इक्वल चांस होगा किस चीज़ का, सिलेक्शन का। और इसमें ये नहीं है कि कोई और आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, लाइक हेड एंड टेल है, तो हेड एंड टेल एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, बल्कि हेड और टेल आएगा तो वो ऑन द बेसिस ऑफ दोनों को इक्वल चांस मिलेगा 50/50%। और एक कंसेप्ट ये है कि डिपेंडेंसी किस चीज़ की, कि एक चीज़ को आप, एक एलिमेंट को आप जब एक एलिमेंट पे आप डिपेंड नहीं करते हो कि दूसरा एलिमेंट आपने इस सैम्पल में चॉइस करना है या नहीं, तो वो हर एक चीज़, हर एक एलिमेंट क्या है, उसकी सिलेक्शन और रिजेक्शन ऑफ वन एलिमेंट इफ़ेक्ट नहीं होता दूसरे से या दूसरे के एक्सक्लूड होने से पहले को। तो ये क्या हमारे पास मेन क्या, ये प्रोबेबिलिटी का आइडिया है। अब इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है 80 स्टूडेंट्स हैं और जो स्टडी कर रहे हैं, बट 20 रिफ्यूज़ टू पार्टिसिपेट, और इसमें 20 हमारे पास क्या होंगे, वो रिफ्यूज़ हो जाएंगे। जब रिफ्यूज़ होंगे तो इस वजह से अब हमारे पास जो टोटल वो एंटायर 80 है, 80 में हम अगर 20 रिमूव करते हैं तो 60 स्टूडेंट क्या होंगे, वो इंक्लूड होंगे। जो 20 स्टूडेंट रिफ्यूज़ हो जाएंगे, वो भी बहुत फीलिंग क्या होती कि हम भी सेलेक्ट होते टू एक्सप्लोर, उसको ढूंढने के लिए। बट फाइंडिंग क्या है हमारे पास कि वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते अपने ओपिनियन को, तो उनको क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड किया, एक्सक्लूजन फ्रॉम स्टडी, उस स्टडी से, जो कि फिर 80 स्टूडेंट का इक्वल चांस नहीं मिलता। जबकि अगर सैम्पल हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटल क्लास, हाँ अब हमने सैम्पल सेलेक्ट नहीं किया और हम सेलेक्ट करते हैं रैंडम बेस पे, तो इसमें हर एक बंदे का हर एक स्टूडेंट का, ई स्टूडेंट का चांस क्या है, वो सेम है कि जो भी आ जाए, लेकिन जो एक्सक्लूड है उनका भी सेम है कि हर एक बंदा निकल भी सकता है। हमारे पास इस तरह सैम्पलिंग वे भी हैं कि हाँ, सबको इक्वल सिलेक्शन ऑफ इन द सैम्पल नहीं मिलता, बल्कि वो हर एक एलिमेंट इस तरह नहीं होता कि हर एक एलिमेंट को इक्वल चांस हो। तो अगर इक्वल चांस नहीं होता तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो सैम्पल है वो नॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, फिर वो पॉपुलेशन और टोटल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा। अब इससे फिर हमें अंडरस्टैंड हो सकता है कि जो कंसेप्ट है इंडिविजुअल चांस का सिलेक्शन, उसमें क्या है वो बेस करता है, एज्यूम किया गया कि 5 स्टूडेंट हैं क्लास में, वो एक्सट्रीमली क्लोज फ्रेंड है, अगर और एक को उसमें सेलेक्ट करना, बाकी को रिफ्यूज़ करना
और इसी से आप फिर और आप सेलेक्ट करते हो इस एक को भी नहीं या सबको सेलेक्ट करते हो, देन योर सैंपल विल नॉट बी अंडरस्टैंड एज इंडिपेंडेंट। आप फिर भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हो कि एक को डिपेंडेंट कर देते हो अपॉन द सिलेक्शन ऑफ अदर, के दूसरे को मैंने सेलेक्ट नहीं किया। आपके पास इक्वल चांस है किस चीज़ का, सिलेक्शन का। हर एक स्टूडेंट को सिलेक्शन जो है वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है, वो सेम करती है कि हर एक के लिए इक्वल चांस है। देन अगर इक्वल चांस है तो हमारे पास एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं कर सकते ऑन द चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी। कुछ इस तरह भी कम्युनिटी हैपन हो सकते हैं कि आप अगर स्मॉल सैम्पल साइज सेलेक्ट करते हो या पूरा पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हो, या आप तो हमारे पास उसका क्या हो, कोई भी हम उससे रिज़ल्ट अखज़ नहीं कर सकते। इस तरह भी सिचुएशन है कि हम कुछ पार्ट आप पॉपुलेशन सैम्पल पॉपुलेशन आप ऐड करते हो या कुछ को आप कंसीडर नहीं करते हो इंडिपेंडेंटली, तो इससे क्या हमारे पास वो आपका पॉपुलेशन या पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इसी तरह अगर हम रिफ्यूज़ल करते हैं स्मॉलर फेयर स्मॉलर, अगर कम हम क्या करते हैं रिफ्यूज़ करते हैं इन प्रैक्टिस टर्म, देन हमारे पास क्या होता है, तो वो सैम्पल साइज़ नॉन रिप्रेजेंटेटिव होता है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि इस तरह लोग भी होते हैं कि वो आपस अपने रिस्पांस नहीं देते। अगर आप क्वेश्चन ईयर लेके फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ईयर या आप डेटा कलेक्ट करते हो, वो डेटा आपको देता ही नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। अब फिर हमारे पास वरी होने की वजूहात होंगी। अगर कोई हमें पार्टिसिपेट नहीं करता हमारे स्टडी में, तो इस वो असरअंदाज कर सकती है, लार्ज इफ़ेक्ट कर सकती है आपकी स्टडी को। हम सैम्पल को रैंडम और प्रोबेबिलिटी बेस पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉपुलेशन के लिए, और वो क्या होता है वो कंडीशन के साथ मैच करता हो, देन हमारे पास बायसनेस क्या है वो इंट्रोड्यूस हो या ना हो तो हम कंफर्म कर सकते हैं। अब अगर बायसनेस आ जाती है तो इससे हमारे पास दो फैक्टर इफ़ेक्ट हो सकते हैं। एक तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर और दूसरा जो एस्टिमेट है ऑफ कोफिशिएंट वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो हम बायस वे में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अब हमारे पास टू एडवांटेजेस भी हैं किस चीज़ के, मेन एडवांटेजेस हैं, टू मेन एडवांटेजेस ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फर्स्ट क्या है कि अगर आप टोटल पॉपुलेशन सैम्पलिंग जो पॉपुलेशन है उससे आप सैम्पल से आप इन्फ्रेंस ड्रा करते हो और वो पॉपुलेशन के लिए जर्नलाइज करते हो। फर्स्ट एडवांटेजेस किस चीज़ के, रैंडम का ये कि आप सैम्पल से एस्टिमेट करते हो और उसको जर्नलाइज करते हो फॉर पॉपुलेशन। अब जब हम रैंडम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम कुछ स्टेटिस्टिक टेस्ट यूज़ करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी बेस पे, और इस तरह कुछ टेस्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं जो इस्टेब्लिश कर लेते हैं हमारे पास जो कंक्लूसिव रिलेशनशिप है और कोरिलेशन है उसको वो कैलकुलेट करके देती है, या वो हमारे पास टेस्ट उसके हैं।